हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान की करंट सर्कमस्टांसिस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट जारी हैं। आम आवाम जो है वो रोड पर निकल आई है और जगह जगह से चीज़ों को जलाया जा रहा है और चीज़ों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कभी किसी को मारा जा रहा है तो कभी किसी को मारा जा रहा है। इस तरह की सिविल वॉर जैसी कंडीशन पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं और मोटरवेज को जलाया जा रहा है, जो कि किसी ज़माने में बड़ी मुश्किल से ये मोटरवेज़ वग़ैरह, ये सड़कें, ये सब कुछ बनाया गया। आज अब हम अपने हाथों से जला रहे हैं। तो इसके पीछे इमरान खान एक बहुत बड़ी वजह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज इस पूरे सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करने के लिए हमने इंडिया से इनवाइट किया है अभिषेक मिश्रा जी को। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आपके सारे व्यूअर्स को। रिवा जी, आपने मुझे ये मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आने का, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया, वो भी आपने क्लिप्स पूरे दुनिया में वायरल हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए रिवा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अरेस्ट हुआ ये नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। इससे एक इमरान खान साहब एक आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक क्या कह लें, जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं। उनकी एक इंटरनेशनल नेशनल रिकॉग्निशन है। इस तरीके से अरेस्ट उनको नहीं होना चाहिए था। जब वो सारे कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे या जो एग्जीक्यूटिव के साथ, पुलिस के साथ या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन थे उनके साथ वो कोऑपरेट कर रहे थे, तो उनको कोर्ट से ले जाना, उसके बाद अगर बेसिकली अरेस्ट का लॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है कि अगर अरेस्ट होता है तो आप तुरंत, अगर क्योंकि एग्जीक्यूटिव अरेस्ट करता है तो उसकी ड्यूटी है कि मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स उसको आप वो करें, प्रेजेंट करें। जब आपने ये उठा लिया था इनको, इमरान खान साहब को कोर्ट के प्रीमाइसेस से इस्लामाबाद में, और अगर उनको लाहौर के किसी मैटर में ले जाना चाहिए था तो आप वहां से ट्रांजिट लेते, या वो क्या था मैटर मैंने पूरा जाना नहीं, अलकादरी ट्रस्ट में वो कहाँ का है, चूंकि वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट का था। तो किसी झेलम डिस्ट्रिक्ट, पंजाब स्टेट के किसी झेलम डिस्ट्रिक्ट का था। तो मतलब वो ये तरीका नहीं था, ये तरीका उनको इंसल्ट करना, उनको मारते हुए ले जाना, धक्का दे के ले जाना, दिस वाज नॉट डन। कोई कैसा भी हो, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको आप ड्यू रिस्पेक्ट तो देंगे ना। दिस इज कंप्लीटली, मैं इसको तो अरेस्ट भी नहीं मानता, इट इज नॉट एन अरेस्ट। अरेस्ट इस तरीके से होता नहीं हो। पहली बात, एक सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर अगर कह भी लें कि कोई एक क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर था, क्योंकि आप जानती हैं कि नैब के पास ये पावर है, क्योंकि नैब का जो पावर है वो ये इन्हीं मैटर्स का है, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनको लेके। तो ये कोई ऐसा मैटर नहीं था कि ही वाज नीडेड टू बी अरेस्टेड लाइक अ टेररिस्ट। उतनी बड़ी फौज आ रही है, उनको ले जा रहे हैं। जब उन्होंने अपना वीडियो भी रिलीज करके बोल दिया था कि हमको अरेस्ट करेंगे, मैं कोऑपरेट करने को तैयार। दिस इज नॉट डन। और पूरी दुनिया में ये लॉ ऑफ द अरेस्ट है कि अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन, फ्रीडम इज द राइट, इज द रूल। समझ रहे हैं आप? सो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था कि उनको अरेस्ट किया जाए। ये किसी ने अपना पर्सनल ईगो बना लिया है, और मुझे लगता है इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फाइट जो कि ये प्ले आउट कर रहा है। तो आई डोंट सपोर्ट सच काइंड ऑफ एन अरेस्ट for the people of Pakistan and for Imran Khan also. That's what my take is. सर, इंडिया में पाकिस्तान की इस कंडीशन को, जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है? इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे देखा जा रहा है? और आम पब्लिक जो रोड्स पे निकली है, इस पूरी सिनेरियो को देखते हुए इंडिया में इसको किस तरह देखा जा रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए रिवाज जी, ये बात आप जान लीजिए कि हर आदमी इस चीज को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखेगा। यदि कोई आदमी मान लीजिए एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है तो वो उसको स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के रूप में देखेगा। एक आदमी, कोई अगर आर्मी का बंदा है तो वो आर्मी के ट्रेनिंग के हिसाब से देखेगा। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो उसको मेडिसिन और मेडिकल के पैरामीटर से देखेगा। सो मैं एक लॉयर हूँ, लॉ प्रोफेसर हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट है। तो मैं इस चीज को उसी हिसाब से देखता हूँ, ठीक है ना। तो देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट सिंस जो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जो जब तक सही नहीं किए जाएंगे, ये इंसिडेंट होते जाएंगे। इमरान खान का इंसिडेंट कोई नया नहीं है, ये तो
मेरे ख्याल से पैटर्न है, ये तो सबको पता था। जैसे पैटर्न है, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आज तक आपका कभी भी 5 इयर्स का टर्म कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। दूसरा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अरेस्ट जरूर होता है। दो प्राइम मिनिस्टर्स के आपको जुल्फिकार अली भुट्टो जी को फांसी की सजा दी गई, बेनजीर भुट्टो जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर होना पड़ा, उनको मुल्क से निकाला गया। आप ये देख लें, एक पैटर्न है। तो इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो कोई नई चीज नहीं है। उसकी उसकी वजह जानने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। व्हाई इज इट हैपनिंग विदाउट एनी ब्रेक एट रेगुलर इंटरवल? ये क्यों हो रहा है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। पहले आप ये जान लें कि जो नई चीज हुई है इस बार, वो ये हुआ है कि पब्लिक ने इतना तगड़ा रिएक्शन दिया है। और दूसरा, पब्लिक ने आर्मी के खिलाफ, पंजाब की पब्लिक ने उठ खड़े होने का इरादा कर लिया है। दिस इज अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पंजाब, ठीक है ना। इसके पहले आप देखें, इवन पख्तूनख्वा में आर्मी के अगेंस्ट में लोगों ने बैनर उठाए थे जब जरबे अज़्म के बाद और काफी लोकल लोगों को मारा गया, पश्तूनों को मारा गया। और वजीराबाद में जो कार्रवाई की गई टेररिस्ट के अगेंस्ट में, तहरीक तालिबान के अगेंस्ट में, सो लोकल पॉपुलेशन में नाराजगी थी। और एक बहुत पॉपुलर जो स्लोगनरिंग वहां से शुरू हुई थी कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वो एक ट्रेंड चल रहा था। मगर ये था कि पंजाब इससे अछूता था, ये चीजें पंजाब में नहीं होती थी। नाउ इट हैज एनगल्फ्ड पंजाब, अब ये पंजाब में हो रही है। क्वेश्चन ये है कि ये हो क्यों रहा है, व्हाई एट ऑल दिस इज हैपनिंग, इसका कारण क्या है? जो मुझे समझ में आता है जो मुझे समझ में आता है उसका कारण ये है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज एन एंटिटी, एक जिसे कह ले कि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको समझने वाले लोगों का क्राइटेरिया अलग अलग है। पाकिस्तान कोई एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नहीं बना। दुनिया में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, दुनिया में 3-4 तरीके के पॉलिटिकल एंटिटी, जिनको स्टेट कहते हैं आज की डेट में, एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ से बने हैं स्टेट, कुछ नहीं हुआ, वहां पे लोग रहते थे सैकड़ों हजारों साल से, और वहां पे फिर सिस्टम डेवलप होते चले गए। इस सिस्टम के डेवलपमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, ठीक है। इंडिया हो गया, यूरोप के कई कंट्रियां हो गई, इधर सेंट्रल एशिया में आप देखें कई कंट्रियां हो गई, ये अपना इनका ग्रोथ जो है वो काफी ऑर्गेनिक रहा। अब आप अगर देखें दूसरे तरीके की, वो स्टेट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि वो सेटलमेंट वाली स्टेट्स हैं। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑर्गेनिक स्टेट नहीं है, यहाँ पे बाहर के लोग आए और बस गए, ठीक है ना। तो ये सेटलमेंट कंट्रीज कही जाती हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेटिव पॉपुलेशन है और जो यहाँ का दूसरा पॉपुलेशन है, यानी गवर्निंग क्लास जो है, वो दोनों एक नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, कनाडा को देख लें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को देख लें, ये इसका एग्जाम्पल है। पाकिस्तान इन दोनों के बीच की कंट्री है। पाकिस्तान के लोग नेटिव हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी नेटिव से नहीं देखते। वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो उनको मिला है वो मुगलों के द्वारा क्रिएटेड एक एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको उन्होंने इनहेरिट किया। वो ये नहीं मानते कि उनके बाबा, उनके खानदान और उनके पूर्वज इस जमीन के थे, इसलिए उनको ये लैंड मिला है। नहीं मिला। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां पे कभी भी जमीन से गद्दारी करने वाले लोग पैदा ही नहीं हो सकते। यू विल नेवर हैव अ ट्रेटर टू द लैंड ऑफ पाकिस्तान, कभी नहीं पैदा होगा। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के लैंड की कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे उनका मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पाकिस्तान का पढ़ेंगे तो कहते हैं कुरान और सुन्ना है। तो उनकी सारी लॉयल्टी कुरान और सुन्ना के प्रति है, उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के प्रति है ही नहीं। यदि कुरान और सुन्ना में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि उनकी प्रैक्टिसेस जो कि इस लैंड की हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, तो वो लैंड की प्रैक्टिस को, जैसे होली खेलना, दीपावली खेलना, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो उसको अलाउ ही नहीं करता। सो एक कंफ्यूजन है सोसाइटी में। अब होता यह है कि जब आपने एक स्टेट ऐसा बनाया जो अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ है और उसकी आइडेंटिटी उसको पता नहीं है, उसकी पॉलिटिकल सोर्स ऑफ पावर कहाँ है, पाकिस्तान के लोगों के पास पॉलिटिकल सोर्स ऑफ पावर कहाँ आया, तो वो कहते हैं मुगलों से आया।
अच्छा, मुगल कौन थे? मुगल सेंट्रल एशिया के लोग थे जिन्होंने आकर के इंडिया में कॉन्क्वेस्ट किया। सो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ का जो सोर्स है ना, वो कॉन्क्वेस्ट है। और यही हिंदुस्तान के भी जो जो मुसलमान है, उनकी भी यही समस्या है कि वो सोचते हैं कि मुगलों ने इंडिया को बनाया, क्योंकि वो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट को ही समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेटस। सारी दुनिया जो है, वो जो इस तरीके के पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट होते थे या इस तरीके के जो एक्सपेडिएंट फोर्सेज आते थे, उनको आउटसाइडर मानती है, इंट्रूडर मानती है, और फिर उनको वो अपना नहीं मानती है, क्योंकि वो बाहर से आके उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। अब आपकी दिक्कत ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, यानी जो सोर्स ऑफ पावर है, आर्मी को लगता है कि वो सोर्स ऑफ पावर आर्मी के पास है, क्योंकि पाकिस्तान की दिफा करने का जिम्मेदारी आर्मी का है। पॉलिटिकल लोगों को लगता है चूंकि उन्होंने ये जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का फायदा उठा करके और पाकिस्तान का क्रिएशन किया, तो ये उनके पास रहना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस हमेशा उनके पास रहना चाहिए, इसलिए उनकी पाकिस्तान वो है, क्या नाम है, एक तरीके से इट्स रियाल्म ऑफ अफेयर फॉर पॉलिटिकल पीपल। जो जागीरदार है, वो लगता है उनको कि ये तो हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद से कोई रिफॉर्म नहीं हुए वहां पे, सिवाय इसके कि एक अटेम्प्ट ये किया गया कि पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बनाए। तो पाकिस्तान की पूरी जो आइडेंटिटी थी, उसको मिटा करके नई आइडेंटिटी बनाने का नया लैंग्वेज लाया गया। पंजाबी को खत्म कर दिए, सिंधी को खत्म कर दिए, पश्तून को खत्म कर दिए, बलोच को खत्म कर दिए, नया लैंग्वेज, नई कल्चर। कल्चर क्या है पता ही नहीं है। अगर आप कुरान से आते हैं तो कुरान में जो कल्चर है वो अरबिक कल्चर है, लेकिन अगर आप मुगलों से अपना कल्चर लेते हैं तो वो सेंट्रल एशियन का कल्चर है। सेंट्रल एशियन का कल्चर और मुगलों का कल्चर सेम नहीं हो सकता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुर्को, जब आप मुगल कहते हो, बेसिकली टर्क्स हैं। टर्क्स की कई क्लैन है, जैसे एक तुर्क मेन क्लैन है, उसके अंदर उज्बेक है, कजाक है, किर्गिज है, इस तरीके के जो कई क्लैंस हैं, उनको टर्क्स कहते हैं। तो जो टर्क्स है वो अरब तुर्कियों को पसंद नहीं करते, लेकिन आपके यहाँ पे है कि वो तुर्कों को आप अपना माई बाप मानते हैं, आप मानते हैं कि तुर्क ही हम है। अब आप तुर्क हैं, लेकिन आप तुर्किश नहीं बोलते। आप में एक अजीब सी कंफ्यूजन है। तुर्किश लोग आज के डेट में अपनी भाषा को तुर्की बोलते हैं, लिखने के लिए या तो रशियन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं या तो रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। आप अपनी भाषा को उर्दू कहते हो, लिखने के लिए अरबिक स्क्रिप्ट का यूज करते हो, लेकिन वो पूरी भाषा का ग्रामर जो है वो हिंदी और संस्कृत का है। तो पॉइंट ये कि आपने यही आइडेंटिटी क्राइसिस आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ है। आर्मी को लगता है कि उनको पता है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, पॉलिटिकल इमरान खान को लगता है कि उनको पता है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। इस चक्कर में ये जुडिशरी को लगता है कि उनको पता है पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। तो ये ना, ये लोगों की लड़ाई नहीं है, ये इदारों की लड़ाई हो रही है। इट्स अ फाइट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और ये कंफ्यूजन तब तक प्रिवेल करेगी जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाते। पहली बात कि आपको ये जो नजरिया पाकिस्तान लिखा है, आपने उसको खत्म कीजिए। क्योंकि जो देश होते हैं, जो जो ऑर्गेनिक देश होते हैं, उनका कोई पर्पज नहीं होता बनने का। जैसे भारत के बनने का क्या पर्पज है? कोई पर्पज नहीं है। भारत है तो चूंकि यहाँ पे हजारों साल से लोग रहे हैं, तो उनका पॉलिटिकल गवर्नेंस करना, वेलफेयर स्टेट बनाना, ताकि उनके जीवन में सहूलियात आए, गवर्नेंस का यही काम है। बाकी और कोई अगर उनकी आइडेंटिटी है, पर्पज है, वो समाज का काम है, वो सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का काम नहीं है। समाज को देखना है कि भाई हमें अपनी आइडेंटिटी को इस्लामिक रखना है, आइडेंटिटी को हिंदू रखना है, आइडेंटिटी को सिख रखना है। ये सामाजिक काम है, इसका स्टेट से कोई मतलब नहीं होता है। समाज में जो चाहे वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। स्टेट का काम यह है कि वो अपनी एंशियंट और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, और लोगों की जो 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 सहूलियात है जीवन की, उसको असिस्ट करे। लेकिन आपके यहाँ ये नहीं हो रहा। आर्मी को लगता है कि आ, आर्मी की जरूरत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बाहर के जो हिंदुस्तान है वो खा जाएगा, उससे प्रोटेक्ट करें। पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध लाएं, लेकिन वो है कि वो कैसे संबंध होंगे, इसको डिटरमाइन करने वाला काम सारा का सारा आर्मी के पास है। तो एक अजीब सी ये है। इसमें एक गुड न्यूज बस इतना है कि आपकी जनता ने रोड पे उतर के ये दिखा दिया कि अगर जनता को कोई कॉज जेन्युइन लगता है, तो जनता बड़े से बड़े ताकत के सामने खड़ी हो जाती है। अगर यही जनता को आपने कुछ अच्छी शिक्षा दी होती, मॉडर्न शिक्षा दी होती, तो आज ये जो रिवोल्ट किया, ये रिवोल्ट अच्छे पर्पस के लिए होता, न कि ये जो डिस्ट्रक्टिव पर्पस है। क्योंकि इससे तो और वीकेंड होगा ना, कॉन्फिडेंस लोगों का आर्मी से खत्म हो रहा। आर्मी आप ही में से आती है ना। तो दिस इज व्हाट माय टेक फॉर द फर्स्ट पार्ट। जी बताएं। सर, मेरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आया करती थी, उस हवाले से ये जो सरकमस्टांसेस चल रहे हैं, इस पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कहेंगे? यानी कि उस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बिजनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कहेंगे?
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आपका क्या इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहते, तभी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है कि आप अपना जो 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 इम्पोर्ट है उसका बिल पे कर सके। आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट एलसीज नहीं खुल रही है बैंक में, क्योंकि आपकी सॉवरेन क्रेडिट वर्दिनेस है उसको भी जो रेटिंग एजेंसीज है काफी गिरा दिया। आपके पास लिक्विडिटी का क्रंच है, लिक्विडिटी है नहीं आपके पास मार्केट में। मगर आप ये देखें कि ये जो दुनिया में एक मैसेज गया है, वो मैसेज गया है कि ये सोसाइटी पॉलिटिकली इंस्टेबल है, ये कल्चरली इंस्टेबल है। इस पर आप यहाँ जा करके कुछ भी काम विद सर्टेनिटी नहीं कर सकते, क्योंकि पावर सेंटर इतने ज्यादा बने हुए हैं। आपके यहाँ पचासों तो पावर सेंटर है, आर्मी पावर सेंटर है, पॉलिटिक्स। ये जो आर्मी और इमरान खान के बीच लड़ाई हो रही है, ये पॉलिटिशियंस के बीच की लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट तो है, लोग इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं, लोग पॉलिटिशियंस के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं शहबाज शरीफ तो चोर है, वो ये कह रहे हैं तो डाकुओं की सरकार है। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर, बाय द वे, अगर किसी को लग रहा है कि ये कोई रिवोल्यूशन आ रहा है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं, लोग इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंटल जो 3 साढ़े 3 साल की अचीवमेंट है वो जीरो है, सिवाय इसके कि उनका तो जो फॉरेन रिलेशन था वो उन्होंने और बर्बाद कर दिया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि उन्होंने जो इस्लामिक आइडेंटिटी लोगों की थी उसको उन्होंने परवान चढ़ाया। उन्होंने कहा कि आई एम सोल्जर, फुट सोल्जर फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। ये उन्होंने किया। यूनाइटेड नेशन में जो उनकी तकरीर हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई अब हम तो मुसलमान हैं, अब अगर कश्मीर के लिए आप कहेंगे हम तो या तो मरेंगे या तो मारेंगे। तो उनकी ये जो बात थी वो लोगों को रेजोनेट करी। उस स्पीच की जो उन्होंने जनरल असेंबली में दी थी उसकी बहुत तारीफ होती है। तो लोग उनसे जुड़ गए। इमरान खान से इंडिविजुअली जुड़े हैं लोग, पॉलिटिकली नहीं जुड़े हैं। मैं आज भी मानता हूँ पॉलिटिकली, अगर उनका वो पॉलिटिकल जुड़ाव होता पाकिस्तान के, देखिए 3 अलग अलग पॉलिटिक्स है, इमरान खान की पॉलिटिक्स, शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। आपकी जनता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान का पॉलिटिक्स होता तो लोग रोड पे नहीं आते। उन्होंने कहा यार दो पॉलिटिशियन के बीच की लड़ाई है, हमें क्या लेना देना। क्योंकि ये कोई इमरान खान के साथ पहली बार तो हुआ नहीं है, इसके पहले शहबाज शरीफ को आपने जेल में डाल दिया था, अरे नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया था। नवाज शरीफ भाग गए थे लंदन, वापस आए, अपनी सजा पूरा की उन्होंने, और उसके बाद से उनको फिर से वो बीमारी का कुछ था तो उनको इलाज के नाम पे रिलीज किया गया कि आप लंदन चले जाए। तो ये तो हो रहा है ना, लोग नवाज शरीफ के लिए नहीं निकले, इमरान खान के लिए क्यों निकले। और अगर नवाज शरीफ की ही गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल पावर में है, क्योंकि इलेक्शन तो उनको भी, वोट तो उनको भी मिले थे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट अभी पावर में है ये भी तो नंबर गेम का ही वो नतीजा ना। देखिए पॉइंट ये है कि लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, वो एक मसीहा की तलाश में है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक मसीहा आएगा, एक ऐसा बंदा आएगा जो कि हमें इन सब चीजों से छुट्टी दिलाएगा, या हमें वो हमें एक कुछ ऐसा चीज देगा जिससे कि हमारी दिन बदल जाएंगे, ये वो कॉन्सेप्ट है। ये इमरान खान के फॉलोअर है, ये पाकिस्तान के फॉलोअर नहीं है। दे आर डूइंग इट फॉर इमरान एंड फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, बस। चूंकि इमरान खान तालिबान को सपोर्ट किया, जब अमेरिका गया तो उन्होंने कहा कि तालिबान ने जो है वो जंजीरें तोड़ दी हैं आजादी की, और क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया। सो पीपल आर डूइंग इट फॉर अ काइंड ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, जिसको कि इमरान खान ने खेला है, या इमरान खान ने जिस जो लोगों को ऑफर किया है। लोग रियासत मदीना के लिए उनसे जुड़ रहे हैं, लोग उनके साथ इमरान खान की पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब अगर बन भी जाएंगे प्रधानमंत्री तो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे, क्योंकि 3.5 साल में उनकी अचीवमेंट कुछ नहीं थी। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर आप प्रधानमंत्री बन के अचीव करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोग उस तरीके के होना चाहिए। इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकल समस्या है ही नहीं जो आपके यहाँ है। आपके यहाँ जो समस्या है वो सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल समस्या है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन तब हो सकता है जब पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको इतनी पावर दी जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, वो कल्चरल अमेंडमेंट करें, वो सोशल अमेंडमेंट करें और एजुकेशनल अमेंडमेंट करें। जब तक ये चीज नहीं होगी, आपने लोगों का जो लोगों की जो जहनियत तैयार की है, उस जहनियत में आप या इमरान खान को बना दें या किसी और को बना दें, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, चीजें ऐसी ही रहेंगी। आपको अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको एक सिक्योरिटी का वो इन्वेस्टमेंट, एक माहौल देना पड़ेगा। लोगों को पता हो कि आपके यहाँ पे आएंगे तो ये रिलीजन को लेकर के वो इतने डरे हुए ना हो कि हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि वो आ, उसका बायकॉट शुरू कर देंगे। किसी को अभी वो सियालकोट में देखिए, उस बेचारे को लिंच कर दिया था। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है पाकिस्तान, जो अगर 15-20 साल में कुछ अपॉर्चुनिटी होती भी ठीक करने की, तो इवन इमरान खान अगर कल को जीतते हैं ना, बेहतरीन मेजोरिटी से जीत जाते हैं वो,
तो भी इमरान खान के लिए मतलब जो 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 इन्वेस्टर्स है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो दुश्मनी क्रिएट की है, क्योंकि आप इमरान खान काम नहीं करेंगे, इमरान खान के काम करने के लिए उनको ब्यूरोक्रेसी चाहिए, उनको आर्मी चाहिए। तो जब आपने आर्मी को एंटागोनाइज कर लिया, चलिए पूरी आर्मी को नहीं किया, 50% आर्मी को भी अगर आपने एंटागोनाइज कर लिया, वो आपको स्टेबल नहीं होने देंगे। दे विल कीप क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज ये आर्मी की अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फाइट है, जिसमें लोगों ने जिसे कह लिए मेजोरिटी में आके इमरान खान का साथ दिया है बस। लेकिन ये कि आर्मी बैक डाउन तो नहीं करेगी, ना तो नवाज शरीफ बैक डाउन करेंगे। वो थोड़े दिन, जितना दिन स्टोव गर्म रहेगा वो थोड़ा उसको कम रखेंगे, जैसे ही स्टोव की गर्मी कम होगी वो अपना वो काम चालू करेंगे, क्योंकि इमरान खान अगर पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं तो भी वो ही विल बी, जिसे कह लीजिए, शो केस प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर उनके पास होगा नहीं, क्योंकि पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन चाहिए वो आपका साथ नहीं देंगे। जब पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी, पीस नहीं होगी, तो कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा आपके यहाँ पे। लोग डरे हुए हैं, वो सवाल ही नहीं होता कि वो लेकर के आ जाएं आपके यहाँ पे काम करने के लिए भी लोगों को वो, क्योंकि लोकल वर्कर ही ला सकते हैं। आप चाइनीज को देख ले, चाइनीज एम्प्लॉय ने अभी ब्लास्फेमी के केस में वो पढ़ा, अभी पख्तूनख्वा में एक बेचारे मौलाना साहब को, जो कि खुद मौलाना थे, पीटीआई के ही किसी उसमें आए थे जलसे में, उन्होंने नमाज अदा करवाई, और उसके बाद ये खाली कह दिया कि शायद जो इमरान खान साहब है वो, उनकी शख्सियत जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की मिलती है। इसी को कहने पे पब्लिक ने मौलाना साहब को लिंच कर दिया। तो कौन किसको कब लिंच कर देगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो छोड़िए, आपके पास स्पीच ही खत्म हो गई है। आप सिर्फ क्लोज डोर में वो बातें कर सकते हैं जो कि बेसिक हो। आप पब्लिक में फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कब क्या निकल जाए और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा। तो जब ये हालत डोमेस्टिक है तो एक्सटर्नल क्या होगी। तो इट्स अ बैड न्यूज फॉर द, आई एम सो सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरा, मुझे आप पाकिस्तान के लोगों से कोई वो नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसीज से मैं अगेंस्ट हो सकता हूँ। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर लवली पीपल, आई विश देम ऑल द बेस्ट। और हर हिंदुस्तानी, पीपल ऑफ पाकिस्तान से किसी की दुश्मनी नहीं है, पीपल ऑफ पाकिस्तान हमारे भाई है, हमारी बहन है, हम तो उनका भला चाहते हैं। लेकिन ये कि जो हो रहा है, ये एक कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी की फाइट है। जब तक आप आइडियोलॉजी ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप इकोनॉमिक और ये डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट भूल जाए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पहले आप इसको ठीक करें, जो इंस्टीट्यूशनल फाइट हो रहे हैं आपके यहाँ पे। जी बताएं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इस पूरे सर्कमस्टांसेस को आप कैसे देख रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि पाकिस्तान में जो सोर्स ऑफ पावर है वो कहाँ है। पाकिस्तान की सोर्स ऑफ पावर जो है वो मजलिस शुरा में नहीं है, सीनेट में नहीं है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। वो इतने लोगों ने उसको, जिसे कह लीजिए, इतने लोगों ने उसको 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 पकड़ रखा है कि किसी एक आदमी के पास कंप्लीट पावर ही नहीं है, क्योंकि सब आदमी अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने पे तुले हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है वो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, ये जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाला या 76 वाला जो डॉक्यूमेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो है नहीं। ये एक स्टैट्यूटरी बुक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होने का जो, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई वैदिक प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्लॉज के साथ वेदों में कोई अगर ऐसी बात लिखी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाती है, तो वैदिक प्रोविजन को हटना पड़ेगा। कुरान, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। आपके यहाँ पे उल्टा है, आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसर्विएंट है कुरान के। तो कुरान आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुन्ना आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर अब आपको उसमें वही है कि जो भी ये कहेगा कि मैं तो इसको मानता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जूते की नोक पे रखता हूँ, उसने कोई गलतबाजी नहीं की। क्योंकि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ और है, ये तो खाली उसको एक रिअफर्मिंग डॉक्यूमेंट है। तो फिर जो भी आपके यहाँ पे रिलीजियस पावर को ड्रॉ करेगा वो सभी पावरफुल होंगे। आप देख ले, आपकी आर्मी का नारा भी रिलीजियस है, इमरान खान साहब भी रिलीजियस लाइन पे ही बात कर रहे हैं, जो जो मौलाना साहब लोग हैं, उलेमाए इकराम लोग हैं, वो भी सब रिलीजियस बात कर रहे हैं। तो इतना ओवरडोज है पावर के कंसंट्रेशन का, कि और उस पावर का मतलब क्या है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से लिख रहा है। सो एक ही पावर के इतने फॉर्म है ना, वो आपस में ही कोलाइड कर रहे हैं, और जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पावर से सब्सक्राइब करें।
तो जनता ने हर कुछ लोग आर्मी से सब्सक्राइब किए, कुछ लोग इमरान खान साहब को सब्सक्राइब किए, कुछ लोग उलमाए अकराम को किए हुए हैं, कुछ लोग ने पीएमएलएन को किया हुआ है, कुछ लोगों ने पीपीपी को किया हुआ है। जिसकी जितनी समझ है वो कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स अ नाइटमेयर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कन्वर्जेंस ऑफ द पावर, फाइनलिटी ऑफ द पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके यहाँ कोई फाइनलिटी ऑफ द पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव चाहता है कि वही उसी के पास में पावर है। एग्जीक्यूटिव वही कर सकता है जो आर्मी चाहेगी, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान इज अ नाइटमेयर एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। आपको अब देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मेरा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्ना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ कुरान और सुन्ना की नफी नहीं कर सकता, तो फिर आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान को क्यों नहीं आने दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम शरिया लॉ लगाएंगे, क्योंकि कुरान और कुरान मजीद और इनसे क्या नाम है, सुन्ना से तो शरीयत लॉ आती है, और शरीयत एक खूबसूरत लॉ है, आपके देश में लग जाना चाहिए। उसका विरोध कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं मुझे क्यों। या तो फिर आप ये कहें भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और उसका जो वो सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट होगा, या सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट होगा, या तो आप ये कहें। अगर आप ये नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं बल्कि सुपीरियर डॉक्यूमेंट तो रिलीजियस डॉक्यूमेंट होगा, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नहीं आने देंगे? वो तो वही बात करें जो आप अफगानिस्तान में जिस रूल की को फेवर करते हैं, पाकिस्तान में उसका अपोजिशन करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं है कोई, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स में आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है। अगर आप इंटरनली एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नली उसको सपोर्ट कीजिए ना। फिर आप आईएसआईएस का विरोध कर लेंगे, तालिबान को आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन तालिबान अंडर आए तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जैसे अमेरिका और इंडिया है, ये दोनों डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो वो दोनों डेमोक्रेसी अपने हिसाब से चलाते हैं। अब इंडियन केसेस और जो इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। दोनों एक दूसरे के जजमेंट को पढ़ के सीखते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम एक फ्री सोसाइटी की स्थापना करें, कैसे हम एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करें जो कि वेलफेयर स्टेट की बात करती हो। तो आपके यहाँ पे ये गफलत है ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट बनाता है या इस्लामिक स्टेट बनाता है। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक स्टेट बनाता है, तो उसके सारे लॉज तो आपके फिर रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट तभी बनाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन का रिलीजन से कंप्लीट सेपरेशन। तो ये एक लीगल कनंड्रम है, कॉन्स्टिट्यूशनल कनंड्रम है, फिलोसफिकल कनंड्रम है, जो कि आपके यहाँ पे मैं बार बार कहता हूं। देखिए, मैं दो बातों के साथ खत्म करूंगा। नंबर वन, पाकिस्तान में कभी भी गद्दार नहीं होगा, उसका जमीन के प्रति गद्दारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जमीन से उनकी लॉयल्टी नहीं है। कोई अपने आप को, आप किसी से पूछे तुम पहले मुस्लिम हो या पहले पंजाबी, वो कहेगा मैं पहले मुस्लिम हूँ। पहले मुस्लिम हो या पाकिस्तानी, हो कहेगा पहले मैं मुस्लिम हूँ। तो अगर उसको पाकिस्तान के साथ गद्दारी करनी पड़े और इस्लाम के साथ उसका वो उसको उसको ये लगे कि मैं इस्लाम की वफादारी में कर रहा हूँ, तो अपने देश के साथ उसकी गद्दारी उसको गलत नहीं लगती है, क्योंकि उसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जमीन से जुड़ा ही नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जो बने थे वो इसलिए बने थे क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए लोगों को उनके हिसाब से गवर्नेंस का अधिकार देते थे कि वो अपनी कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें। आपके यहाँ पे वो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा कि आप मुगलों से अपनी इस्लाम लेते हो या अरबों से अपना इस्लाम लेते हो, आपको यही नहीं पता है। आप तुर्कों के द्वारा लाई गई भाषा, आप कहते हो कि उर्दू तुर्कों की भाषा है, क्योंकि ये किसी ये उर्दू का मतलब होता है कैंटोनमेंट या कोई तंबू या कोई ऐसा चीज होता है, वहां पे ये तुर्कों ने बोली वो भाषा। तो फिर तुर्कों का स्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तुर्क आज के डेट में तो अरेबिक स्क्रिप्ट नहीं यूज करते, तुर्क तो आज के डेट में रशियन स्क्रिप्ट यूज करते हैं या रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं। चाहे आप तुर्की अंकारा चली जाइए, चाहे कजाकिस्तान आ जाइए, चाहे उज्बेकिस्तान चले जाइए, वो तो अपना अरेबिक स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। आपने जब तुर्कों को फॉलो करना है, तो फिर तुर्कों को फॉलो करें। आपने एक ऐसी अजीब सी गफलत क्रिएट की है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नाइटमेयर है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि लोग रूटेड हो अपनी लैंड के साथ। आप अपनी जमीन के साथ रूटेड नहीं हो, आप रिलीजन के साथ रूटेड हो, लेकिन रिलीजन के साथ भी कंप्लीटेड रूटेड नहीं हो, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम मंगोल हैं, मुगल हैं या अरब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब टू क्रिएट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है टू कॉन्स्टिट्यूट, टू क्रिएट। अब व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट? You have no idea what you want to create. And unless until you know, for example, do you want to create a welfare state? Do you want to create a free state? Do you want to create a free society? Do you want to create an economically viable, free market based society? Do you want to create an out and out Islamic society? आपको कुछ नहीं पता है।
आप खुद को कंफ्यूज करते हो और फिर आपको लगता है दुनिया कंफ्यूज है, दुनिया हमको नहीं समझ पा रही। कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होने का मतलब ये कि रिलीजन का आप मौलाना साहब लोगों को छोड़ दें, जिनका काम होगा शादियां करा देंगे आकर के, फातिया पढ़ देंगे आकर के, गृह प्रवेश कर देंगे आकर के, दम दे देंगे आकर के। ये सब काम आप छोड़ दें मौलाना मौलवी इकराम के हाथों में। वो आपका रिलीजियस का बस उतना काम रहेगा। बाकी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर होगा पार्लियामेंट के पास, लॉ पार्लियामेंट बनाएगा और वो लॉ सुपीरियर होगा उस, और पार्लियामेंट को चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो सब उसके आगे झुकेंगे, सब अपना पावर सरेंडर करेंगे। जब आप पावर सरेंडर करते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी ने पावर सरेंडर ही नहीं करी है, कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं आप, हर 2 महीने हर 2-3 साल में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। इसीलिए आपके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट होते हैं, कोई लोग कहते हैं मैं जूते के नोक पे रखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। आप हमारे यहाँ ऐसा कह के नहीं, आप नहीं कह सकते। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया, यदि वेद में कुछ ऐसा लिखा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की नफी करे या कॉन्ट्राडिक्शन करे या रिपग्नेंट हो, तो वैदिक प्रोविजन खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। यही आपको करना है। आप दुनिया को मत समझाएं, आप खुद को समझाएं आप क्या बनना चाहते हैं। विजन डॉक्यूमेंट लाएं कि हम अपनी सोसाइटी को 50 सालों में ये बनाना चाहते हैं। जब आप ये बनाएंगे उसमें ये बता दें कि हम भाई ये बनाएंगे जिस हम इस्लाम चाहते हैं, मुगलों का इस्लाम चाहते हैं, हम अरबों का इस्लाम चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी इस्लाम चाहते हैं, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट आप फॉलो करते हो, और जो बुक आपने अफोर्ड की है वो अरबों की है। वहाबिज्म क्यों नहीं है वहां पे? जो अरब हैं वो तो ज्यादा अच्छा समझते हैं, आप ये इंटरप्रिटेशन इनकी ले रहे हो। अब यहाँ पे अल-फराबी है, इन्होंने कुछ और इंटरप्रिटेशन दी हुई है। तो आप बैठे, आपका काम, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं और जो आपको चाहिए एजुकेशनल रिफॉर्मर्स, दोज हु कैन फाइंड आउट कि आप जो कह रहे हो उसमें बहुत तजाद हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस है, विरोधाभास है। क्योंकि विशफुल थिंकिंग एपिस्टेमोलॉजी नहीं होती। मैं ये सोच लूं कि मैं बड़ा टॉपर हूं और मैं तो जो बोलता हूं वो सब सही होता है, इसको मानने से मैं इंटेलिजेंट नहीं बन जाऊंगा। मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट को प्रैक्टिकली लाके दिखाना पड़ेगा, सोसाइटी में अप्लाई करके बताना पड़ेगा कि ये देखो इसका रिजल्ट है। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी आप एपिस्टेमोलॉजी ना चेंज करके आप कह रहे हैं कि सोसाइटी को ही प्रॉब्लम है। सो दिस इज माय आउट एंड आउट असेसमेंट, रिबाहा जी। थैंक यू सो मच सर। और व्यूवर्स, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा, और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू, रिबाहा जी।